everyone. I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. This is the fourth lecture video of molecular basis of inheritance. In this video, we will discuss hypothesis given by the Watson-Crick for the DNA replication. Then we will see experiment based on this hypothesis. And lastly, we will see how the DNA actually replicated. So let's begin. So first, what's the hypothesis given by the Watson and Crick? सो वाटसन और क्रिक ने ये कहा था कि देखिए भाई जब सेल डिवाइड होती है एंड जब दो सेल बनती है तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है एंड एक एक कॉपी दो सेल के अंदर चली जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है या डीएनए का डुप्लीकेशन है ये होता कैसे है? तो उसने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन कुछ ऐसे होता होगा कि डीएनए की दो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड हो गई और ये दूसरी स्ट्रैंड हो गई। तो उसने कहा कि एक स्ट्रैंड अलग हो जाती है और दूसरी स्ट्रैंड भी अलग हो जाती होगी एंड अलग होने के बाद में इसके ऊपर नई स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होने लग जाती होगी। तो अगर हम यहां पर देखें, ये अलग होगी स्ट्रैंड एंड ये इसके ऊपर अलग डीएनए बन गया। यहाँ पे भी सिमिलरली ये डीएनए की स्ट्रैंड एंड इसके ऊपर ये लग गया। तो अकॉर्डिंग टू देम जो नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ, यानी कि ये तो एक मॉलिक्यूल था डीएनए का मॉलिक्यूल, इससे कितने बन गए? दो मॉलिक्यूल जो है वो बन गए। तो वो कैसे बने हैं? एक जो पेरेंट स्ट्रैंड थी वो ऐसे की ऐसे रही। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये जो स्ट्रैंड है कैसी है? पेरेंट स्ट्रैंड है। पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो ऐसी कैसी रही, उसके ऊपर एक स्ट्रैंड कैसी आई? न्यू स्ट्रैंड जो है वो आ गई। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो एक स्ट्रैंड तो वैसी की वैसी रही, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रैंड कैसी है? पेरेंट स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड जो है नहीं आ गई, वो न्यू स्ट्रैंड है। तो व्हाट इट मींस, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू देम वो कुछ ऐसे होता है कि हाफ जो डीएनए का पार्ट है वो ऐसे कैसे रहता है और एक दूसरी नई स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होती है। इसका मतलब डीएनए सिंथेसाइज होता है सेमी कंजर्वेटिवली। सेमी यानी हाफ और कंजर्वेटिव यानी कि जैसा था वैसा का वैसा। तो इसमें अगर आप देखोगे दो में से एक स्ट्रैंड तो वैसी है, तो यानी कंजर्व हो रखा है। क्या कंप्लीट डीएनए कंजर्व है? नहीं, डीएनए जो है हाफ जो है वो कंजर्व हो रखा है। तो इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव वे ऑफ रेप्लिकेशन। अब उन्होंने जो ये हाइपोथेसिस दी वाटसन और क्रिक ने, उसका बेस क्या था? वेल, बेस यही था कि जो डीएनए की अगर एक स्ट्रैंड का अगर आपको पता हो, लेट्स से एक जो स्ट्रैंड है वो ATGCTAGA है, ठीक है। तो दूसरी जो स्ट्रैंड है वो कैसी होगी? वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, यानी कि ए के साथ में जो दूसरी स्ट्रैंड होगी उसके साथ में टी होगी, जो टी है उसके साथ में ए होगा, यहाँ पे सी जी, यहाँ पे ए टी सी टी होगा। व्हाट इट मींस, अगर एक स्ट्रैंड का पता हो तो दूसरे स्ट्रैंड का पता हो जाता है। तो इसका मतलब अगर डीएनए नया सिंथेसाइज होता होगा तो एक जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करती होगी और उसके ऊपर केवल नई एक ही स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होती होगी। तो बेस एक तो ये कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। दूसरा भाई जो इनके एंड देखे वो 5 प्राइम से 3 प्राइम है और दूसरा कैसा है? 3 प्राइम से 5 प्राइम है। तो यानी कि दोनों जो है एंटी पैरेलल है। तो वाटसन और क्रिक ने दो एविडेंसेस देखे जिसके बेस पर वो कहने लग रहा था कि सेमी कंजर्वेटिव के द्वारा रेप्लिकेशन जो है वो होता है। एक तो उसने देखा एंटी पैरेलल, अपोजिट ओरिएंटेशन है। तो अपोजिट ओरिएंटेशन है तो इसका मतलब जो दूसरी डायरेक्शन के अंदर है वो तो पक्का उसको रीड करता होगा, तभी उसके ऊपर नई सिंथेसाइज होता है। और जो सिंथेसाइज करना है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री करना है, तो इसका मतलब एक जो है वो टेम्पलेट बन के ही रहती होगी और दूसरी जो उसके ऊपर सिंथेसाइज जो है वो होती होगी। बट इट्स ओनली ए हाइपोथेसिस, इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसने किया? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट किसको लेकर था कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, और वो रेप्लिकेट कैसे करता है? सेमी कंजर्वेटिव वे के द्वारा। यानी कि एक टेम्पलेट जो है वो दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है और दूसरी जो है उसके ऊपर सिंथेसाइज होती है।
बट एक्सपेरिमेंटली इस चीज को जो है किस तरीके से प्रूव किया जाए। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, अच्छा चलो इसका जो है छोटा सा बेस समझो। अगर मान लो दो में से एक स्ट्रैंड पुराने वाली है, तो आप पुराने वाली जो स्ट्रैंड है अगर उसको लेबल कर दो किसी भी चीज से, एंड फिर उसके बाद डिटेक्ट करो कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर वो लेबलिंग प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर वो लेबलिंग ऐसी की ऐसी अगर प्रेजेंट होगी, थोड़ी बहुत नहीं, कंप्लीट चाहिए भाई। हमारा जो पिछला जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो देखा था। अब थोड़ी बहुत रेडियो एक्टिविटी नहीं, जो जितना है वो उतना ही वहां पर जो है पहुंचना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी जो है वो यूज नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर दूसरी चीज जो है वो यूज करनी होगी। बट ये चीज है कि हम अगर हम लेबल कर देते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो डीएनए जाता है उसके अंदर यही डिटेक्ट करेंगे कि पिछली जनरेशन के अंदर जितना मटेरियल था वो अगली जनरेशन के अंदर यानी उस डीएनए के अंदर वो है या नहीं है। तो यानी कि हमें करना क्या है, लेबल करना है, और लेबल रेडियो एक्टिविटी से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, उसके लिए हमने एक दूसरा हमने क्या मतलब जो मिचेल्सन और स्टाल था उसने एक दूसरा वे जो है यूज किया, और वो उसने क्या यूज किया, उसने ई कोलाई के बैक्टीरिया लिए, उसने एक अपरेटस जो है वो यूज किया, और जो अपरेटस है उसके अंदर उसने सेल ग्रो किए। कौन से सेल उसने ग्रो किए, सेल उसने ग्रो करे ई कोलाई के। तो यहाँ पर कई सारे सेल है और वो सेल किसके हैं, ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है। इनको कल्चर किया, जो सेल्स जो हैं उनको कल्चर किया विद हैवी नाइट्रोजन, N15 से जो है कल्चर किया। पर्टिकुलरली उसने यूज किया था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जो है वो यूज किया था। नॉर्मली नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 14 होता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या यूज किया, 15 किया। तो उसने कल्चर किया ई कोलाई एक अपरेटस के अंदर, एंड इसने जो कल्चर किया वो फॉर मैनी जनरेशन किया। अब हम नाइट्रोजन के ऊपर स्पेसिफिकली क्यों कहने लगे हैं, देखिए भाई जो डीएनए है वो नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना हुआ है। जो एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ये सारे जो है किससे डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन के। तो अगर डीएनए डबल होता होगा तो उसके लिए नए बेसिस भी चाहिए होंगे, और नई बेसिस अगर चाहिए होंगे तो नई नाइट्रोजन जो है वो भी चाहिए होगी। तो अगर हैवी नाइट्रोजन अगर सप्लाई कर दे और वो भी कई सारी जनरेशन तक, तो जो डीएनए है उसके अंदर वही हैवी नाइट्रोजन जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। बात क्लियर सी है। बैक्टीरिया लिए और उनको कई जनरेशन के लिए कल्चर किया जिसके अंदर NH4Cl के अंदर, जिसके अंदर हैवी नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसका जो डीएनए है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, और डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इसको सेंट्रीफ्यूज किया विद सीशियम क्लोराइड। सीशियम क्लोराइड केमिकल होता है जो डेंसिटी ग्रेडियंट बना देता है। डीएनए की जो डेंसिटी होती है उस डेंसिटी के हिसाब से उसका एक बैंड जो है बन जाता है उस लेवल पर। तो इसका जो रिजल्ट आया वो ये कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेवल जो है वो बन गए बहुत सारे, और जो लेवल बने उसके अंदर एक डीएनए का बैंड आ गया। तो जो ये डीएनए का बैंड आया है वो डीएनए का बैंड बताने लग रहा है कि जो N15 हमने डाला था वो N15 इनकॉर्पोरेट होकर अल्टीमेटली ये डीएनए जो है इस लेवल पे जो है उसकी डेंसिटी आ गई है। क्लियर है भाई। फिर उसके बाद उसने क्या किया, केवल एक जनरेशन के लिए, फॉर 1 जनरेशन, एक जनरेशन के लिए इसने क्या किया, इसने कल्चर जो है वो चेंज कर दिया, और जो सेल थे अब उनको किसके अंदर कल्चर किया, N14 के अंदर। जो सेल्स जो हैं वो कल्चर किए N14 के अंदर फॉर 1 जनरेशन। अगर एक जनरेशन के लिए कल्चर किया तो इसका मतलब क्या है कि एक बार किसी के पास अगर N15 अगर इनकॉर्पोरेट हो गया है एंड वो सेल अगर डिवाइड करेगी तो डिवाइड करने के बाद नया डीएनए जो है वो बनाना पड़ेगा। अब वो जो नया डीएनए बनाना पड़ेगा तो उसके लिए उसने N14 कितना यूज किया, ठीक है। तो इसलिए उसने केवल एक जनरेशन के लिए जो है
N14 जो है वो यूज किया, जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन है। पहले कैसे यूज करने लग रहे थे, हैवी नाइट्रोजन यूज करने लग रहे हैं। अब कैसे यूज करने लग रहे हैं, जो नॉर्मल नाइट्रोजन जो है वो यूज करने लग रहे हैं। उसके बाद उसने क्या किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में सेंट्रीफ्यूज जो है वो किया, किसके साथ, जो सीशियम क्लोराइड है उसके साथ। तो सीशियम क्लोराइड क्या करता है, एक डेंसिटी ग्रेडियंट जो है बना देता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर डेंसिटी ग्रेडियंट बना दिया, और डेंसिटी ग्रेडियंट बनाने के बाद में जो लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर जो डीएनए का बैंड आया वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो ये भी डीएनए का बैंड है, लेकिन ये डीएनए का बैंड थोड़ा सा ऊपर आया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब एक जनरेशन के अंदर जो यहाँ पर डीएनए रहा है उसका वेट रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू जो पीछे वाला है। लेकिन ये कैसे पता चले कि N15 है, N14 है, दोनों है या फिर एक ही है? तो इसके लिए उसने एक और जनरेशन के लिए उसको कल्चर किया, किसके अंदर, N14 के अंदर। तो उसने इन्हीं सेलों को फिर आगे जो है कल्चर किया, और कल्चर करने के बाद इनको सेल जो है कल्चर किए इन N14 और 2 जनरेशन। और उसके बाद क्या किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर दिया, और डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में सेंट्रीफ्यूज जो है वो किया विद सीशियम क्लोराइड। उसके बाद क्या हुआ कि जो टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सरप्राइजिंगली डीएनए का बैंड एक नहीं आया, डीएनए के 2 बैंड आ गए। लेकिन एक जो बैंड था वो तो आया उसी लेवल के ऊपर, जिस लेवल पे ये था, जिस लेवल पे ये था उस लेवल पे ये आया, और एक डीएनए का बैंड और आ गया। तो डीएनए के 2 बैंड आ गए इस केस में, एंड दोनों का जो वेट है वो अलग है। अगर काफी ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर वेट जो है रिलेटिवली काफी ज्यादा कम है, और एक अगर बी यहाँ पर है तो इसका मतलब वेट उसके अंदर कम है, और एक अगर सबसे नीचे है तो व्हाट इट मींस कि वेट जो है उसके अंदर काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर एक हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट हुई, एंड इससे ये लगता है कि जो डीएनए है वो अल्टीमेटली नई स्ट्रैंड तो बनाता है, लेकिन वो नई स्ट्रैंड कैसे बनाता होगा, तो उसको समझने के लिए डीएनए को मान लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन। लेट्स से स्टार्टिंग में ये हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल था, ठीक है, और इस डीएनए के मॉलिक्यूल जो ई कोलाई के अंदर थे वहां पर यूज किया गया था N15 कई सारे जनरेशन तक। तो डीएनए के अंदर जो भी नाइट्रोजन बेस होंगे वो कैसे होंगे, सारे के सारे हैवी होंगे। अगर सारे के सारे अगर हैवी होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर एक स्ट्रैंड किस टाइप की बनी होगी, N15 की, और दूसरी भी कैसी बनी होगी, N15 की। किस केस के अंदर, इस केस के अंदर, यानी इस केस के अंदर जो हमारा डीएनए होगा उसके अंदर दोनों स्ट्रैंड कैसी होगी, दोनों की दोनों N15 की होगी। अगर दोनों N15 और N15 की है तो वेट ज्यादा होगा, और वेट ज्यादा होगा तो इसी वजह से जो बैंड आया है वो काफी ज्यादा नीचे आया है। आगे भी एक जनरेशन के लिए उन्होंने जो है N14 का जो है यूज किया, तो अब उसमें आगे क्या हुआ होगा, तो लेट्स से दोनों स्ट्रैंड जो एक दूसरे से सेपरेट होगी। कौन सी स्ट्रैंड है, ये भी N15 की है और ये भी N15 की है, दोनों N15 की है, एंड इसके ऊपर एक नया डीएनए जो है वो लग गया होगा, और जो नया डीएनए लग गया होगा वो स्ट्रैंड कैसा रहा होगा, वो स्ट्रैंड रहा होगा N14 का। अब N14 का क्यों रहा होगा, ये इस वजह से कहने लग रहे हैं क्योंकि डीएनए का बैंड जो आया है वो थोड़ा सा ऊपर आया है, थोड़ा सा ऊपर आया है, तो यानी कि लाइट आया है। तो लाइट आया है तो दोनों जो स्ट्रैंड जो है वो नई नहीं बने होंगे, एक ही नया जो है वो बना होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो हमें दिखाई देने लग रहा है वो इंटरमीडिएट बैंड जो है वो दिखाई देने लग रहा है। फिर उसके बाद में दो बैंड कैसे आ गए, तो इन्हीं को अगर हम अगली जनरेशन पे अगर लेके जाते हैं तो इनसे जो है स्टार्टिंग में दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो गए होंगे, ये इससे सेपरेट हो गया और ये इससे सेपरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो है यहाँ सेपरेट हो गया और ये जो है यहाँ से सेपरेट हो गया, ठीक है। ये स्ट्रैंड कैसा है, N15 है,
ये स्टैंड कैसा है, N14 है, ये स्टैंड कैसा है, N14, और ये कैसा है, N15। ठीक है, कल्चर किसके अंदर किया था, वो N14 के अंदर किया था। यानी कि जो नई स्टैंड बनेगी वो नई स्टैंड किस चीज की होगी, N14 की होगी। तो उससे कैसा बैंड आएगा, इसी के लेवल का ही आएगा। आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद में एक जो नई स्टैंड बनेगी, वो नई स्टैंड किस चीज की बनेगी, वो भी N14 की बनेगी। क्यों, क्योंकि N14 ही यूज करने लग रहे हैं कल्चर के अंदर। तो अगर यूज हम करने लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि दोनों N14 के हैं, तो वेट इसके अंदर तो और कम होगा, और वेट अगर कम होगा तो इसका बैंड जो है वो और ऊपर आएगा। तो और ऊपर आया हुआ है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखें तो नया जो स्टैंड लगेगा तो उसके अंदर N14 जो है वही लगेंगे। तो अगर N14 इसके ऊपर लगेंगे तो व्हाट इट मींस तो बड़ा सिंपल सा है भाई कि दोनों N14 का होगा तो वेट जो है कम होगा, और वेट कम होगा तो ऊपर वाला बैंड जो है वो बनाएगा। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर N14 का एक नया बैंड जो है वो लग जाएगा, और नया जो बैंड होगा वो इंटरमीडिएट वेट का होगा। तो व्हाट इट मींस, यहाँ से एक लाइट वेट का डीएनए बैंड जो है वो बन गया। एंड अगर हम इसको देखें और हम इसको देखें, तो अगर हम इसका देखें तो ये दोनों कैसा बैंड बना सकते हैं, इंटरमीडिएट बैंड जो है वो बना सकते हैं, जो इन्होंने बनाया भी है वहां पर। तो अगर इन्होंने ये चीज बनाई है तो व्हाट इट मींस बड़ा सिंपल सा है भाई कि ये चीज इसके ऊपर वैलिड होती है, ये चीज इसके ऊपर वैलिड होती है, और ये चीज इसके ऊपर वैलिड होती है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक मैं इस वीडियो के एंड में करवाने लग रहा हूँ। आई थिंक वो जस्टिफाइड नहीं है, एंड वो आपको रिलेटिवली कम समझ में भी आएगा। So I will make a different video of DNA replication specifically dedicated to it, and क्योंकि ये चैप्टर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, ठीक है, इनमें काफी ज्यादा फोकस करना होता है। सो मैं वीडियो जो है यहीं पे जो हैंड करने लग रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी वो डीएनए रेप्लिकेशन पे होगी कंप्लीट। तो यहाँ तक जो हुआ है आप उसको रिवाइज कर ले, ठीक है, अपनी नोटबुक जो है वो कंप्लीट कर ले, एंड डाउट है तो उसको लेकर जो है वो डिस्कशन करें। Thank you for watching the video.